लेकिन दलितों के बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे संगठन हैं, ये तो एक एक करके बिक रहे हैं, जाकर के अपनी बोली लगा रहे हैं खुद। जैसे कि वो चले गए, अठावले चले गए, चिराग पासवान चले गए, दलित तो सारे बटे हुए हैं। कहाँ तुम्हारा वोट एकजुट होकर के पड़ता है? चिराग पासवान दलित नहीं है, वो एक हाइब्रिड हैं। आप समझिए, उनके पिताजी थे दलित, उनकी मम्मी है ब्राह्मण, वो एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है। बात को समझिए आप। लेकिन उन्हें दलित कैसे कह देंगे आप? राजनीति दलितों के नाम पे कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आप चिराग पासवान को कैसे दलित कह देंगे? मांझी चले गए ना एनडीए में। वो मांझी का क्या है मुझे बताइए? मांझी के कितनी % वोट हैं, कितनी वोट हैं उनके पास? नहीं, नेता तो दलितों के ही है ना। अरे भाई साहब, कहने से मैं ये सब ऐसे ही बिक जाएंगे एक एक करके। मैंने ये कहा कि कोई रोड छाप व्यक्ति अपने सीने पे ठप्पा लगा ले। मुख्यमंत्री रहे बिहार के वो। अरे भाई साहब, ठीक है, क्या वैल्यू है उनकी? वो कौन तो हम कह जानता रहे है? हैं। कौन जानता है? दलित तो कोई वैल्यू नहीं है वोट की भी है ना उनके नेतागिरी की भी। उनकी जब रामदास अठावले जैसे लोग जो कुछ मतलब अपने आप को बेचने के लिए चौराहे पे खड़े हो जाते हैं वोट लेकर, आई एम द फॉर सेल। अरे बाबा साहब की पार्टी चला रहे हैं वो। किसने कहा? आरपीआई। किसने कहा? ये रामदास अठावले जैसे लोगों ने पूरा बेड़ा गर्क करा दिया। उसने शिक्षा ली आरक्षण से, पदोन्नति करी आरक्षण से, रिटायरमेंट आरक्षण के तहत हुआ। आज क्या बोले उसे, जो अरे पेंशन यार, वो भी उसके तहत आ रही है। फिर राजनीति का आरक्षण उस आदमी को चाहिए। पहले वो भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणवाद को गाली देता था। जब भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यक्ति को टिकट दे दिया तो दुम हिलाता हुआ वो उसे भारतीय जनता पार्टी में सांसद जाके बन बैठा। जब भारतीय जनता पार्टी ने 19 में उस व्यक्ति को टिकट ना दिया तो बोला भारतीय जनता पार्टी दलितों की वो है, विरोधी है। अब वो कांग्रेस में चला गया, जो कांग्रेस को गाली देता था। भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहते रहते वो आदमी मतलब खोर इतना है, खुद की जेब भरने वाला, खुद का पेट भरने वाला। दरअसल में ऐसे ही व्यक्ति वो हैं जिनके लिए बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये नमक हराम लोग हैं। बहन जी को भी इसने वो दी थी सलाह कि मैं तो बहन जी से ये अपील करता हूँ कि बहन जी को भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ऐसे लोग, दोगली सोच के लोग, ये इन्हें दलितों का नेता बताते हो आप? ये दलितों के नेता नहीं, ये दड़ी बिछाने वाले नेता हैं। मांझी हुए, आंजी पांजी, ये चिराग बिराग जो भी हैं, ये दड़ी उठाने वाले नेता हैं। इनके अंदर नेता वाला कोई गुण नजर आता है तुमको? ये पार्षद बनने के लायक नहीं है, पार्षद बनने के लायक नहीं भाई साहब। आप इन्हें नेता बना रहे हैं, वो भी प्रदेश के, पता नहीं किंगे से बना रहे हैं आप। हाँ, इस दम पर हो सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी, कांग्रेस को भी, या अन्य किसी भी दल को दुम हिलाने वाले लोगों की जरूरत पड़ती है। जो राजनीतिक आरक्षण है ना, उसके तहत उस कॉलम में ये लोग फिट हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो पेट है वो भर जाना चाहिए। और उसके बाद सारे दलित सुखी हैं। ये सुखी तो सारे दलित सुखी। अगर ये दुखी तो पूरा दुनिया दुखी। इनका हाल तो बिरजू नायक के जैसा हो गया है। ये लोग ही हैं जो संविधान को तहस नहस और तबाह कर रहे हैं। ये संविधान के दुश्मन लोग हैं। इनको राजनीति से क्या, इनको समाज से भी बहिष्कृत कर देना चाहिए। आप नेता बता रहे हैं इन्हें। जब देश बचाने की बात हो रही है, संविधान बचाने की बात हो रही है, लोकतंत्र बचाने की बात हो रही है, दलितों को बचाने की बात हो रही है, आदिवासियों को बचाने की बात हो रही है, महिलाओं को बचाने की बात हो रही है, तो बहन जी महागठबंधन में क्यों नहीं आ रही हैं देश को बचाने के लिए? आप एक चीज़ बताइए कि बहन जी ज़बरदस्ती जाकर कूद जाएं क्या किसी के बीच में? बहन जी ज़बरदस्ती चली जाएं क्या? आप देखिए, अगर आपको मैं निमंत्रण ना दूं या आप मुझे निमंत्रण ना दें तो क्या आप आ जाएंगे या मैं आ जाऊंगा आपके पास? सभी दल बुलाए उन्होंने तो। कौन कहता है? कौन कहता है? अगर सभी दल बुलाए होते तो चंद्रशेखर आज़ाद भी उनके बीच में गए होते, बहन जी भी गई होती। इन्हीं लोगों को क्या प्रॉब्लम? ओबैसिद्दीन ओबीसी भी गए होते। इन्हीं लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई? कि दलितों के वोटों की वैल्यू नहीं है क्या देश में कोई? मैंने कहा कि उन्हें वैल्यू तो बहुत बड़ी है। 17.5% वोटों का नेतृत्व करते हैं ओबैसिद्दीन ओबीसी। 22.5% वोटों का 25% वोटों का नेतृत्व करती हैं बहन कुमारी मायावती जी। बट जाते हैं सारे वोट। सुन तो लीजिए, कितना हो गया? 42%। एनडीए और इंडिया, और इनमें बहन जी का ना शामिल होना। देखिए, एनडीए में तो बहन जी शामिल हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर जिस तरीके से काशीराम साहब के समय में पहले भाजपा का समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की, अगर इसी तरीके से कोई प्रपोजल भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ से अगर बहन जी को आता है चुनाव होने के बाद, तो शायद मुझे लगता है कि बहन जी उस पर विचार करेंगी। लेकिन इंडिया में शामिल ना होना, इंडिया में जो गठबंधन में लोग हैं, जैसे कांग्रेस है, काशीराम साहब कहा करते थे एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है।
तो स्लो पॉइजन कांग्रेस है देश के लिए। भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिव तरीके से कार्य करती है, ये तलवार दिखाकर लोगों को डराती है, तो लोग अपनी ढाल बना लेते हैं, वो अपनी सुरक्षा का कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेते हैं। हम जब देखते हैं कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो सारे आंदोलन समाप्त हो जाते हैं अपने आप ही, क्योंकि कांग्रेस स्लो पॉइजन वाली राजनीति करती है। और जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो इसमें आंदोलन खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये भय वाली राजनीति करती है। तो जब भय होता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आंदोलन करने निकल पड़ते हैं। लेकिन जब भय ही ख़त्म हो जाएगा पूरा, तो ऐसी कंडीशन में लोग अपने कार्य से लग जाते हैं, जिसकी वजह से आंदोलनों का दमन हो जाता है, वो ख़त्म हो जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। तो कांग्रेस भारत के लिए स्लो पॉइजन का काम करती है, और कांग्रेस ने जानबूझकर बहुजन समाज पार्टी को इस गठबंधन से दूर रखा है। ऐसा नहीं है कि ये सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे या बहन जी के बिना बहन जी को नज़रअंदाज कर कर सत्ता अपने हाथ में इकट्ठा कर लेंगे या सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहन जी एक बड़े वोट बैंक का नेतृत्व करती हैं पूरे देश के अंदर। दूसरा एक व्यक्ति और है जो देश की 17.5% वोटों पर अपना हक जताने वाला व्यक्ति है, अब्बासुद्दीन ओवैसी। लेकिन 17.5% में से पूरी तो उन्हें नहीं मिलती, लेकिन मुझे लगता है कि करीबन 5 से 6% वोटों पर उनका अपना कब्जा बना हुआ है। तो पूरे देश के अंदर अगर 5 से 6% अगर वो पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ें तो 6 से 7% अब्बासुद्दीन ओवैसी की वोट बनती हैं, वोट पड़ती हैं उनके लिए। जिस तरीके से जहाँ जहाँ उन्होंने चुनाव लड़ा है वहाँ के अगर हम परसेंटेज निकाल लें तो मुद्दा ये बनता है कि क्या एनडीए या इंडिया, इन दो बड़े लीडरों के बिना, चंद्रशेखर आज़ाद भी तो इन दोनों गठबंधन से बाहर हैं। तो जब भारत के अंदर जो उभरती हुई राजनीति है और जो एक स्थापित राजनीति है, जो एक बड़े वोट बैंक पर नेतृत्व करते हैं, और वही लोग गठबंधन से दूर रहेंगे, तो आप सोचिए करीबन 25 से 30% जो वोट परसेंट बनता है इन सब का मिलाकर, वो किधर जाएगा। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर तीसरा कहीं ना कहीं गठबंधन तैयार हो रहा, तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों महागठबंधन बने हैं, दलितों के वोट बैंक को ये फ्री में समझ लेते हों, मुसलमानों के वोट बैंक को फ्री में समझ लेते हों बिना किसी कीमत चुकाए। मैं वहीं आ रहा हूँ, इनकी सोच और इनकी मानसिकता वही है कि इन्हें नेतृत्व ना दिया जाए और इनका वोट ले लिया जाए, कहीं जय भीम का नारा देकर, कहीं संविधान की दुहाई देकर, कहीं देश को रक्षा और सुरक्षा के नाम पर, कहीं देश की बेटियों की रक्षा सुरक्षा के नाम पर ये दलित दबे कुचले कमज़ोर असहाय लोग, ये मुस्लिम जो आज जो हाशिए पर आए हुए लोग हैं, ये लोग डर के मारे इनके पक्ष में वोट डाल दें। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि देश के अंदर कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे की खुसफुसाहट चल रही है, जो अभी तक आम चर्चाओं में नहीं आई है। और अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों गठबंधन ही हाशिए पर आ जाएंगे, क्योंकि इंडिया का जो गठबंधन है उसकी सुलेनामे अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं, उसमें अभी तक शर्तें क्लियर नहीं हो पाई हैं कि कौन किस तरीके से शर्तों के हिसाब से समझौता करेगा, गठबंधन में आएगा। अगर तीसरा मोर्चा इस समय बना तो उस मोर्चे का नेतृत्व करने वाली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी होंगी, और अगर तीसरा मोर्चा बना तो उसमें युवा नेता के चेहरे के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद जी होंगे, और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो चेहरे हैं जो एक बड़े लीडर के रूप में निखर कर आएंगे। अब्बासुद्दीन ओवैसी जो देश के अंदर मुसलमानों की आवाज़ को बेबाकी से उठा रहे हैं, लेकिन उन पर आरोप लगता है कि बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी के लिए काम करते हैं ओवैसी। इल्ज़ाम लगाता तो किसी पे भी लगा सकते हैं, जो लोग काम नहीं करते उनका काम होता है इल्ज़ाम लगाना। वो लोगों को इल्ज़ाम लगाकर और उन पर छींटाकशी करने का काम करते हैं, लेकिन जो लोग काम करते हैं वो किसी के इल्ज़ाम लगाने से या किसी के आरोप लगाने से घर में नहीं बैठते, वो मजबूत इरादे लेकर चलते हैं, वो बदलाव करके रहते हैं, किसी ना किसी स्थिति से बदलाव करते ही हैं। काशीराम साहब पर भी तो लगे थे, काशीराम साहब को पर तो कई सारे अन्य तरीके के इल्ज़ाम लगे थे, बाबा साहब पर भी लगे थे, देशद्रोह का इल्ज़ाम लगाया था। तो जिनके इरादे मजबूत होते हैं और जो कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे लोगों को बदनाम किया जाता है। देश के अंदर एक सबसे बड़ा संगठन है वामसेप, उसके जो राष्ट्रीय संयोजक हैं मेश्राम साहब, उन पर भी इल्ज़ाम लगते हैं। लेकिन अगर दलितों की राजनीतिक चेतना की बात करें या सामाजिक क्रांति की बात करें, तो जो एक विचारधारा को जो धार देने का काम किया है वो वामसेप नहीं किया। मैं इस रूप में देख रहा हूँ कि तीसरा गठबंधन, तीसरा मोर्चा बनेगा और तीसरा मोर्चा इन दोनों गठबंधन से मजबूत होगा। प्रेजेंट में जो
रूलिंग पार्टी है, जो जिसकी सरकार है, कल 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया है कि आप राम मंदिर 370 और सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात नहीं करेंगे। आप संसदीय क्षेत्र में जाएं और अपने काम के बारे में लोगों को अवगत कराएं। यानी कि प्रधानमंत्री को खुद कहना पड़ा है कि आप अपने काम गिनाएं, जनता के बीच में जाकर जनता की जो समस्या है उनको सॉल्व करें, उन पर देखें जाकर कि उनके लिए काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। 42.5% हो गया। उधर क्या नाम है उनका, बीजेपी, विजय पटनायक की पार्टी, वो भी महागठबंधनों से दोनों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, कई ऐसे दल हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो अगर तीसरा मोर्चा बना तो इन दोनों मोर्चों से मजबूत रहेगा।